स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो हम सबके जीवन का बिल्कुल मूल आधार है, लेकिन साथ ही वो एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर भी खड़ा है। हम बात कर रहे हैं पानी की। अब ये कितनी अजीब विडंबना है ना कि हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है, फिर भी हमारे सिर पर एक भयंकर जल संकट मंडरा रहा है। आज की इस पूरी चर्चा में हम उन सभी अहम दस्तावेजों और आंकड़ों को खंगालेंगे जो इस संकट की एकदम असली तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम सबने बचपन में भूगोल की किताबों में पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है ना? और पानी तो एक नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में और खासकर हमारे देश के कई हिस्सों में आखिर पानी खत्म कैसे हो रहा है? ये मीठे और इस्तेमाल के लायक पानी की कमी का जो विरोधाभास है, ये आखिर पैदा कैसे हुआ? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब इन तस्वीरों के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनका दर्दनाक विरोधाभास। एक तरफ देखिए, कोलकाता की एक सड़क है जो भारी बारिश के बाद बाढ़ में डूबी है और जनजीवन पूरी तरह ठप पड़ गया है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ एक सूखे बंजर इलाके का नज़ारा है जहां महिलाएं पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए अपने घड़ों के साथ लंबी कतारों में खड़ी हैं। ये तस्वीरें सचमुच चीख चीख कर बता रही हैं कि कैसे भयंकर बाढ़ और जानलेवा सूखा, ये दोनों एक्सट्रीम्स एक ही समय पर मौजूद हो सकते हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे जल दुर्लभता की समस्या से, फिर देखेंगे इस संकट के असल कारण क्या हैं। इसके बाद हम विशाल बांधों से जुड़ी जटिलताओं पर बात करेंगे, हमारी ऐतिहासिक इंजीनियरिंग पर नजर डालेंगे और आखिर में चर्चा करेंगे पारंपरिक और आधुनिक समाधानों की। भाग 1, जल दुर्लभता की समस्या। आगे बढ़ने से पहले ना, इस समस्या के विशाल पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी स्थानीय परेशानी नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20 करोड़। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। दस्तावेजों में साफ तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि साल 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोगों को पानी की भयंकर और पूर्ण कमी का सामना करना पड़ेगा। मतलब पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष। ये आंकड़ा ही अपने आप में सहरन पैदा करने के लिए काफी है और ये साफ कर देता है कि पानी बचाना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब बारिश पर निर्भर करता है, राइट? जी नहीं। अगर हम इजराइल का उदाहरण लें, जहां साल भर में औसतन सिर्फ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, फिर भी वहां पानी की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा भारत है, जहां औसतन 114 सेंटीमीटर की भारी बारिश होती है। इसके बावजूद देश के किसी न किसी हिस्से में हर साल भयंकर सूखा पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि असली समस्या पानी की कमी नहीं, बल्कि उसका भयानक कुप्रबंधन है। बारिश का पानी बस यूं ही बहकर समुद्र में चला जाता है और हम प्यासे रह जाते हैं। भाग 2, संकट के कारण। आखिर हम इस गंभीर जल संकट के मुहाने तक पहुंचे कैसे? देखिए, इसकी जड़ में सिर्फ पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, बल्कि लोगों तक इसकी असमान पहुंच भी है। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ। आज बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर जगह हैं, जिन्हें सिर्फ अपने काम के लिए ही भारी मात्रा में पानी नहीं चाहिए, बल्कि बिजली बनाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। शहरों की बात करें तो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों ने अपने खुद के बोरवेल लगाकर भूजल का धड़ल्ले से दोहन किया है। ऊपर से खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई का दायरा बहुत बढ़ गया है। और जो थोड़ा बहुत पानी बचता भी है ना, वो घरों के कचरे, रसायनों और खेतों के कीटनाशकों से इतना जहरीला हो चुका है कि उसे इस्तेमाल करना ही खतरे से खाली नहीं है। भाग 3, विशाल बांधों की जटिलता। तो इन सब परेशानियों से निपटने के लिए हमने क्या किया? हमने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनमें सबसे अहम रहे विशाल बांध। अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो बांध बहते हुए पानी को रोकने या उसकी दिशा मोड़ने के लिए खड़ी की गई एक रुकावट है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बांध शब्द का मतलब सिर्फ उस सीमेंट की दीवार से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे बनने वाली उस विशाल झील या रिजर्वॉयर से भी होता है, जहाँ असल में पानी इकट्ठा किया जाता है। आज़ादी के तुरंत बाद इन मल्टीपर्पज नदी परियोजनाओं को एक जादू की छड़ी की तरह देखा गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो बड़े गर्व से इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर तक कह दिया था। उस वक्त सोच ये थी कि ये प्रोजेक्ट्स हमारी खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, इन सब को एक साथ एक नई रफ्तार देंगे।
लेकिन हकीकत थोड़ी अलग और काफी जटिल निकली। ये विशाल प्रोजेक्ट्स अपने कई अहम मकसदों में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। जो बांध बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए थे, उनके रिजर्वॉयर में भारी तलछट या गाद जमा होने की वजह से कई बार अचानक बाढ़ आ गई। इसके अलावा ये जो तलछट होती है ना, ये एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद होती है जो अब खेतों तक पहुंच ही नहीं पाती, जिससे मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है। पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ी हैं और कुछ जगहों पर तो भूकंप के खतरे भी बढ़े हैं। और तो और पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच आपस में ही गंभीर विवाद शुरू हो गए हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी जल विवाद इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। तो साफ है कि ये विशाल बांध कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। भाग 4, ऐतिहासिक इंजीनियरिंग। तो अगर आधुनिक युग के ये विशाल ढांचे हर बीमारी का इलाज नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब हमें हमारे ही शानदार अतीत में मिलता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, यह सचमुच अद्भुत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग तो मॉडर्न साइंस की देन है, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में बाढ़ के पानी को सहेजने का एक जबरदस्त सिस्टम मौजूद था। 11वीं सदी में बनी भोपाल की झील उस दौर की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी, और 14वीं सदी में दिल्ली के सिरी फोर्ट में पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया हौज खास तालाब इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था। मतलब सदियों पहले ही हमारे पूर्वज पानी के बेहतरीन प्रबंधन में उस्ताद थे। भाग 5, पारंपरिक और आधुनिक समाधान। पुराने जमाने की शानदार बुद्धिमत्ता को देखने के बाद सवाल यह है कि आज हम पानी का स्थायी प्रबंधन कैसे करें। सबसे अहम बात जो हमें इतिहास से सीखनी चाहिए वो ये है कि पुराने समाधान वन साइज फिट्स ऑल वाले नहीं थे। वो वहां की आबोहवा और भूगोल के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। मिसाल के तौर पर पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी इलाकों में नदियों की धारा मोड़कर खेतों तक पानी ले जाने के लिए गुल या कुल बनाए गए। वहीं राजस्थान के सूखे इलाकों में बारिश का पानी जमा करने के लिए खेतों में गड्ढे बनाए जाते थे, जिन्हें जैसलमेर में खादीन और बाकी जगहों पर जौहर कहते हैं। मतलब जिस तरह का मौसम वैसी ही तकनीक, एकदम सटीक। इन्हीं शानदार पारंपरिक तरीकों में से एक है छतों पर बारिश का पानी इकट्ठा करना, जो राजस्थान में सदियों से जीवन जीने का एक आम तरीका रहा है। इसका प्रोसेस इतना सिंपल है कि पूछिए मत। सबसे पहले छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे पीवीसी पाइपों के जरिए सीधे जमीन के नीचे बने टैंकों या टांका तक पहुंचाया जाता है। अब ये पानी या तो सीधे बाद में इस्तेमाल करने के लिए जमा रहता है, या फिर इसे कुओं में भेजकर जमीन के नीचे के पानी यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। बस 4 आसान कदम, और यही सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में इन पुराने और आजमाए हुए विचारों के साथ साथ हमारी आधुनिक सरकारी नीतियां भी बड़े स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। जल जीवन मिशन को ही ले लीजिए, जिसका मकसद हर इंसान तक रोजाना 55 लीटर साफ पाइप वाला पानी पहुंचाना है। वहीं अटल भूजल योजना 7 राज्यों में भूजल बचाने के लिए काम कर रही है, और इसका फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर है। और हाँ, पीएम कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य भी बिल्कुल साफ है, हर खेत तक पानी पहुंचाना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र को जमीन पर आखिरी हद तक उतारना। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है। जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी भारी भरकम मशीनरी के पानी की एक एक बूंद की कद्र करना और उसे सहेजना सीख लिया था। आज हमारे पास एडवांस तकनीक भी है और नीतियां भी, लेकिन क्या हम अपनी आदतों को बदल पाएंगे? क्या हमारी ये मॉडर्न दुनिया कुआं पूरी तरह सूखने से पहले खुद को ढालना चुनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा।